हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम बंधन 24/7 यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम गवर्नर जनरल, वायसराय और फिर से भारत में जो गवर्नर जनरल का पद आया उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली एक आपके लिए ओवरव्यू रहेगा किसके ऊपर, गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर। ठीक है, मैप से हम समझेंगे आखिरकार क्यों आवश्यकता पड़ी गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद लाने के लिए, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल का पद लाने के लिए और उसके बाद भारत का वायसराय लाने के लिए। इसके पीछे क्या रीजन रहे, क्या अंग्रेजों की मंशा रही, ठीक है ना, इस पर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और भारत के वायसरायों को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। यानी उन गवर्नर जनरल और वायसराय से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं उन पर डिटेल में बात करेंगे। उनके समय में कौन कौन से अधिनियम आए, उन्होंने भारत के लिए कौन कौन से कार्य किए, ठीक है ना, उनके समय पर क्या निर्माण के कार्य हुए, उन सभी पर डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम ओवरव्यू लेंगे किसके ऊपर, गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर। देखिए समझिए, एक सबसे पहले तो एक बेसिक समझ डेवलप होनी चाहिए कि आखिरकार क्यों आवश्यकता है गवर्नर जनरल वगैरह की इन सब के लिए। देखिए, आज आप गवर्नर बोलते हैं किसके लिए, राज्य का जो मुखिया होता है उसे आप गवर्नर बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं। तो उसी समय पर भी जो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, उनमें जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता था या फिर आदमी होता था उसे गवर्नर बोला जाता था। जैसे कि मुंबई का गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर और बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर। लेकिन आपने सुना होगा बंगाल का गवर्नर, आपने ये नहीं सुना होगा मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर। कारण ये था कि बंगाल कोई एक छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था, बल्कि 1/4 भाग अपने आप में पूरे भारत का था उस समय पर, जनसंख्या और उत्पादन के आधार पर। जैसे कि उस समय का उड़ीसा, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम का थोड़ा बहुत भाग ये आता था किसके अंतर्गत, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। इसीलिए मुख्य रूप से जो नाम लिया जाता था वो बंगाल के नाम से लिया जाता था। किसके नाम से, बंगाल का गवर्नर, इस नाम से बोला जाता था। ठीक है, लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर उसी प्रकार बंगाल का गवर्नर। ठीक है, यदि हम बात करें गवर्नर की तो 1757 से लेकर 1773 तक बंगाल के गवर्नर के नाम से पद चला। ठीक है ना, यानी जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता था बंगाल का, जो इतना बड़ा क्षेत्र था उसी के नाम से चला बंगाल का गवर्नर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो था क्लाइव। कौन था, क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। पूछे अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर। उसके बाद मैंने बताया 1757 से लेकर 1773 तक। 1773 में ही एक एक्ट आता है जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधीन आ गई, बंगाल के अधीन आ गई। यानी किसके अंडर में काम करने लगी, बंगाल के अंडर में काम करने लगी। आपने देखा होगा कि देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रियों में प्रधान होते हैं, यानी वो भी मंत्री होते हैं, लेकिन वो उनका पद ऊंचा दिखाने के लिए उन्हें मंत्रियों में प्रधान यानी प्रधानमंत्री बोला जाता है। उसी प्रकार सभी गवर्नरों पर अपना अधिकार जमाने के लिए, उन पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए एक पद आया बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसके अंडर में सभी गवर्नर जनरल काम करने लगे। ठीक है, कोई स्पेशल पद नहीं था, वही गवर्नर जो पहले हुआ करता था वही गवर्नर था, बस उसका नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी दोनों किसके अंडर में काम करने लगी, दोनों हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में काम करने लगी। पूछे किस गवर्नर जनरल के, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में काम करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि बात करें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, देखिए जो अंतिम गवर्नर रहा वो पहला गवर्नर जनरल बनेगा। यानी वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। यदि हम बात करें अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उस कब से कब तक, तो ये था हमारा 1833 तक, यानी 1773 से 1833 तक।
1833 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बोले जाने लगा। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों की यह मंशा थी कि अब हम भारत तक ही, मतलब बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब हम पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पद का नाम बदला और लिखा भारत का गवर्नर जनरल। लोगों के दिमाग में एक फर्क आएगा कि ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, इसका मतलब अंग्रेजों का अधिकार पूरे भारत पर हो चुका है। ठीक है, ये एक मंशा थी, पद वही था, बस लोगों में डर बनाना था, अपने लोगों में भी और भारत के लोगों में भी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। ठीक है, साथ ही साथ बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से विधायी और कार्यकारी शक्तियां वापस ले ली गई और बंगाल की यानी भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में चली गई। विधायी या कार्यपालिक शक्तियां मतलब विधेयक यानी कानून हम बनाएंगे, लागू भी हम करेंगे। आपको केवल क्या काम करना है, केवल आपको वहां पर न्याय करना है। न्याय भी कैसा कि आपको कोई दंगे हो तो वो दबाने हैं और हमारा व्यापार चलाना है। किसके लिए, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनके लिए बस ये शक्तियां छोड़ी। तो 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा और साथ के साथ बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से विधायी और कार्यकारी शक्तियां ले ली, केवल न्यायिक शक्तियां छोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें भारत का गवर्नर जनरल। बात करें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वही जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वो बनेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। यदि बात करें अंतिम गवर्नर जनरल तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही एक और एक्ट आता है 1858 का अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शक्तियां चली गई तो उनके रहते रहते एक और पद आया भारत का वायसराय, जो कि सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था। ब्रिटिश क्राउन को सीधा सीधा रिपोर्ट करता था। ब्रिटिश क्राउन ने प्राइवेट कंपनियों का दर्जा जो था वो खत्म कर दिया और सीधा सीधा अपना प्रतिनिधि भेजा कि आप डायरेक्ट हमें रिपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, एक तरीके से भारत का महान्यायवादी उसी तरीके से एक पद सीधा सीधा भारत जैसे कि वहां की ब्रिटिश सरकार को सीधा रिपोर्ट करेगा। कौन सा पद आया, भारत का वायसराय। यदि बात करें भारत का प्रथम वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय जो कि अंतिम भारत के गवर्नर जनरल रहे वो प्रथम वायसराय बनेंगे, यानी लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। यदि बात करें अंतिम वायसराय तो अंतिम वायसराय रहे माउंटबेटन। कौन रहे, माउंटबेटन अंतिम कौन रहे, वायसराय रहे। ठीक है, इसके बाद फिर से गवर्नर जनरल का पद आया। 1946 में फिर से गवर्नर जनरल का पद आया और भारत के स्वतंत्र भारत की आजादी के बाद फिर से गवर्नर जनरल का पद आया, भारत का गवर्नर जनरल। वायसराय से फिर यही वाला पद आ गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, स्वतंत्र भारत का, वो थे माउंटबेटन। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। यदि पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं, सबसे पहले डाटा से लेते हैं। जैसे कि बंगाल का गवर्नर 1757 से लेकर 1773 तक रहा, पहले क्लाइव रहे और अंतिम वॉरेन हेस्टिंग रहे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग और अंतिम थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा और प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के, और अंतिम जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पर 1858 का अधिनियम आया जिसमें भारत के गवर्नर को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग रहे और अंतिम माउंटबेटन रहे। भारत की आजादी के बाद फिर से भारत का गवर्नर जनरल का पद आया और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो रहे वो कौन रहे, वो रहे माउंटबेटन। यदि पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, एक बार मैप से समझते हैं। देखिए, ये थे बंबई प्रेसिडेंसी, ये थी मद्रास, ये थी बंगाल, तीनों में गवर्नर बैठा करते थे। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अंडर में आ गई, बंगाल के अंडर में आ गई। फिर 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से विधायी और कार्यकारी शक्तियां ले ली, यानी केवल ये न्याय कर सकते थे, ना तो कोई कानून बना सकते थे ना ही उसे लागू कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, फिर से वही पद आगे वापस। ठीक है,
केवल और केवल ये डर बनाने के लिए था कि हम भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे तो लोगों में ज्यादा भय बैठेगा, ठीक है ना, बंगाल का बोलेंगे तो लोगों में कम बैठेगा, बस यही मंशा थी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत हमने गवर्नर जनरल के केवल एक ओवरव्यू लिया। अब आने वाले लेक्चर्स के अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के वायसराय, फिर उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, फिर से स्वतंत्र भारत के। जो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बंगाल के गवर्नर। ठीक है, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में एक ओवरव्यू लिया था बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। अब हमारी बारी है एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हुए चलना, यानी बंगाल के जो गवर्नर रहे उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल से किस प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, भारत के वायसराय से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इन पर बात करेंगे। ठीक है, जिससे पहली वाली वीडियो थी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एग्जाम को लेकर, उसमें एक ओवरव्यू था और एक तरीका था कि किस प्रकार क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से बंगाल के गवर्नर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जिनसे एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर रहे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यह बंगाल के प्रथम गवर्नर रहे रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद बात करें, इनके समय में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो क्वेश्चन बनेगा इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। किसके समय हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इनके समय पर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? 1757 में। यदि एग्जैक्ट डेट पूछे तो 23 जून 1757 को किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, यदि बात करें कहां पर हुआ था? भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। और यदि बात करें किस जगह पर हुआ था तो वो था आम का बगीचा। ठीक है, तो आपको यहां से क्या क्या याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव से? सबसे पहला कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। दूसरा, 1765 में इन्हीं के समय इलाहाबाद की संधि हुई थी। तीसरा आपको याद रखना है इनके समय पर प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ था, भागीरथी नदी के तट पर हुआ था और आम का बगीचा था जहां पर यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव से कि इनके समय पर द्वैध शासन लागू किया गया था। 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन लागू रहा भारत में। और किसके समय लागू हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय लागू हुआ। द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन का मतलब है दो शासक बन जाए, यानी एक शासक शासन चला गया बंगाल के नवाब के हाथ में, दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। जो बंगाल के नवाब के हाथ में था वो केवल शासन संभालते थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था वो भू राजस्व और जितना भी उनके बिल वगैरह आते थे उन्हें लागू करना, सब कुछ काम रहता था किसका? अंग्रेजों का। कर वसूलना भी अंग्रेजों का। बंगाल के नवाब के पास सीधे सीधे बस शासन संभालना था। ठीक है, तो आपको याद रखना द्वैध शासन किसके समय लागू हुआ था? द्वैध शासन लागू हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय पर। रॉबर्ट क्लाइव एकमात्र ऐसे कह सकते हैं गवर्नर थे जिन्होंने यहां से जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। भारत से जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। तो वो कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव से आपको मुख्य रूप से चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉलवेल। देखिए, हॉलवेल जो था इसके समय पर एक घटना होती है जिसे जानते हैं हम ब्लैक होल की घटना के नाम से। सन पूछे तो सन था 1756। ठीक है ना, यदि पूछे कि किस दिन को हुआ था तो 20 जून 1756 को हुआ था। कौन सी? ब्लैक होल की घटना। और किसके समय हुई थी? तो हॉलवेल के समय ब्लैक होल की घटना हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें पेंसीटाट। तो पेंसीटाट से समय के आपको याद रखना है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो उस समय पर बंगाल का गवर्नर जो था वो था पेंसीटाट। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है पेंसीटाट से संबंधित एक चीज याद रखनी है। बंगाल में जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो बंगाल का जो गवर्नर था वो था पेंसीटाट। यदि बात करें बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और 3 और लोग थे। कौन कौन? मीर कासिम, ठीक है ना, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इसमें जीत किसकी हुई? तो इसमें जीत अंग्रेजों की हुई। ठीक, तो आपको मुख्य रूप से चीज याद रखनी है। पेंसीटाट के समय पर बंगाल में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय पर पेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। किस किस के बीच हुआ था हमारा ये बक्सर का युद्ध? अंग्रेज और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी।
नेक्स्ट हम बात करें वेरेलस्ट, तो वेरेलस्ट से आपको याद रखना है द्वैध शासन सर्वाधिक इसी के समय रहा। देखिए 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला, द्वैध शासन लागू कब हुआ? 1765 से लेकर 1772 तक, यानी खत्म कब हुआ? 1772 में हुआ। किसके समय शुरू हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय शुरू हुआ। ठीक है, खत्म किसके समय हुआ? वॉरेन हेस्टिंग के समय पर खत्म हुआ। और सर्वाधिक किसके समय पर रहा? तो सर्वाधिक वेरेलस्ट के समय पर रहा। ठीक है, तो ये आपको मुख्य रूप से द्वैध शासन से चीजें याद रखनी है। बात करें कॉर्टियर की, तो कॉर्टियर के समय पर बंगाल में अकाल पड़ा था। तो पूछा जाएगा बंगाल में अकाल किस गवर्नर के समय पर पड़ा था? तो बंगाल में अकाल कॉर्टियर के समय पड़ा था। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से कुल यही गवर्नर याद रखने, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, उसके बाद हॉर्नबिल, उसके बाद आपको याद रखना पेंसीटार्ट, वेरेलस्ट और कार्टियर। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे कौन से? बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आ गई थी। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा रॉबर्ट क्लाइव को, तो रॉबर्ट क्लाइव पहले बंगाल के गवर्नर थे। इन्हीं के समय पर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इनके समय पर प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव की हुई। और भागीरथी नदी के तट पर यह लड़ा गया था युद्ध, और जहां पर लड़ा गया वो आम का बगीचा था। नेक्स्ट हम बात करें, इनके समय पर द्वैध शासन लागू किया गया और द्वैध शासन 1765 में लागू किया गया, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के समय पर खत्म किया गया। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने भारत के जाने के बाद अपनी आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट हम बात करें हॉलवेल की, तो हॉलवेल के समय पर 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें पेंसीटार्ट की, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो बंगाल का जो गवर्नर था वो था पेंसीटार्ट। यदि बात करें बक्सर के युद्ध की, तो अंग्रेज मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के समय पर हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध। ठीक है, जिसमें जीत अंग्रेजों की हुई थी। वेरेलस्ट की बात करें तो द्वैध शासन सर्वाधिक समय तक किसके समय में रहा? तो वो थे वेरेलस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कॉर्टियर, तो कॉर्टियर जो थे इनके समय पर बंगाल में अकाल पड़ा था। ठीक, तो मोस्टली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में और आपको बड़े अच्छे से कवर करना है टॉपिक। साथ के साथ 1-2 और वीडियो देखेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप 2 से 3 बार जरूर वीडियो देखा करें ताकि आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाए। ठीक है ना, जैसे कि आज आपने वीडियो देखी, आप 2-3 दिन बाद भी देख सकते हैं, नोट्स बनाते हुए चलें ताकि दोबारा केवल और केवल आपको वीडियो देखनी पड़े, नजरों के सामने से निकालनी पड़े। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो रहेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। देखिए लास्ट वीडियो के अंतर्गत जो हमने बात की थी वो थे बंगाल के गवर्नर। उससे पहली वीडियो में हमने बात की थी बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। उसके बाद हमने एक एक टॉपिक उठाया है, जैसे कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बंगाल के गवर्नर जनरल। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है ना, फिर भारत के वायसराय, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म होता है गवर्नर जनरल और वायसराय को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, किसके समय पर? वॉरेन हेस्टिंग के समय पर आया था, और उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, और मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अंडर में काम करने लगी? तो बंगाल के अंडर में काम करने लगी। इस तरीके से समझिए जैसे कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं और अलग अलग राज्यों में राज्यपाल होते हैं, और राष्ट्रपति के अंडर में यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं कौन? राज्यपाल। उसी तरीके से मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करने लगे? बंगाल के गवर्नर जनरल के। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल एक तरीके से हुआ भारत का राष्ट्रपति, और छोटी छोटी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर होते थे वो एक तरीके से हुए राज्यपाल, जिन्हें गवर्नर कहा जाता था उस समय पर भी। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया किसके समय पर? वॉरेन हेस्टिंग के समय पर, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा जब इनके समय पर आया था। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने कौन? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद पर 1772 में
1772 में इन्होंने द्वैध शासन का अंत किया था। द्वैध शासन का अंत किया था क्योंकि उससे पहले ये कौन रहे थे, बंगाल के गवर्नर भी रहे थे। अंतिम बंगाल के गवर्नर कौन थे, यही थे। तो इन्होंने 1772 में द्वैध शासन का अंत किया था। द्वैध शासन यानी बंगाल वाले क्षेत्र में दो शासन बंटके, बंगाल का नवाब, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल का नवाब केवल प्रशासन संभालता था और टैक्स और जितने भी कानून बनाए जाते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए जाते थे। इसका अंत किया था किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। कब, 1772 में। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके समय पर, इन्हीं के समय पर, ठीक है। और प्रथम न्यायाधीश कौन बने, वो थे सर एलिजा एम्पे। कौन थे, सर एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश बने, सर एलिजा एम्पे, ठीक है। तो आपको यहां से दो चीजें याद रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई, कलकत्ता में की गई। कब की गई, तो 1774 में की गई, ठीक है ना। और पहले न्यायाधीश कौन बने, तो वो थे सर एलिजा एम्पे, ठीक है। उसके बाद एक और घटना हमें देखने को मिलती है, नंद कुमार घोष। नंद कुमार घोष भारतीय थे जिन पर एक फर्जी मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी दे दी गई। किसे, नंद कुमार घोष को, जिसे इतिहास में न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि न्यायिक हत्या के नाम से किस घटना को जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि वॉरेन हेस्टिंग के समय पर नंद कुमार घोष को झूठा मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी, जिसे न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। इसका खुलासा हुआ और वॉरेन हेस्टिंग जो थे उन पर मुकदमा यानी महाभियोग चलाया गया। जैसे कि आज के समय पर भारत के राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, उसी तरीके से महाभियोग लाया गया। किसके खिलाफ, वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ, और इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो आपको मुख्य रूप से वॉरेन हेस्टिंग के समय से क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहला कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, ठीक है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय पर आया, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय पर आया और उसी समय से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, ठीक है। 1772 में इन्होंने द्वैध शासन का अंत किया। तो पूछा जाएगा द्वैध शासन का अंत किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया। उसके बाद 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, ठीक है ना। नंद कुमार घोष जो थे उन पर झूठा मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई, जिसे न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। और इसी हत्या के ऊपर वॉरेन हेस्टिंग पर एक महाभियोग चलाया गया, जिसके कारण वॉरेन हेस्टिंग को क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर जनरल बने बंगाल के। तो आइए देखते हैं उनसे संबंधित आपको कौन कौन सी चीजें याद रखती हैं। देखिए, सबसे पहला सिविल सेवा के जन्मदाता, पुलिस सेवा के जन्मदाता, स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता। तीन चीजें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। सिविल सेवा के जन्मदाता कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। पुलिस सेवा के जन्मदाता कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया गया, तो 1793 में शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। एक और आपको याद रखनी है चीज, 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो पूछा जाएगा कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। सन पूछे तो 1789, सन भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है, सन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दो चीजें आपको मुख्य रूप से यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच हुई थी, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। तो आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम की संधि भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर हुई थी। पूछा है किस किस के बीच हुई थी, तो ये हमारी कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें, कॉर्नवालिस की जो मृत्यु है वो भारत में हुई थी। कहां पर, भारत में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इनका समाधि स्थल कहां पर है, तो इनका समाधि स्थल यूपी के गाजीपुर में पड़ता है, ठीक है। तो आपको कॉर्नवालिस से संबंधित क्या क्या चीजें याद रखनी है, सिविल सेवा के जन्मदाता, पुलिस सेवा के जन्मदाता, स्थायी बंदोबस्त 1793 में, इन तीनों के जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1789 में दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। किसकी मृत्यु भारत में हुई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी। इनका समाधि स्थल कहां पर है, तो इनका समाधि स्थल यूपी के गाजीपुर में है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल रहे सर जॉन सोर। कौन, सर जॉन सोर। सर जॉन सोर से आपको एक ही चीज याद रखनी है कि खारदा का युद्ध,
खारदा का युद्ध किसके समय पर हुआ? तो सर जॉन सोर के समय पर हुआ। किसके बीच हुआ? तो मराठा और निजामों के बीच हुआ। ठीक है, तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कि खारदा का युद्ध किसके बीच हुआ, तो आपको आंसर होगा मराठा व निजामों के बीच हुआ। पूछा जाए कि खारदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय पर हुआ, तो सर जॉन सोर के समय पर हुआ। सर जॉन सोर के समय पर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि किसे बंगाल का शेर कहा जाता है, तो वो कौन थे? वो थे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने की। नेक्स्ट आपको याद रखना है बसीन की संधि किसके समय पर हुई? लॉर्ड वेलेजली के समय पर हुई। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो प्रेस पर प्रतिबंध भी लॉर्ड वेलेजली ने लगाया। नेक्स्ट आपको याद रखना है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय पर हुआ? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी लॉर्ड वेलेजली के समय पर हुआ था। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1799 की करीब की बात है। ठीक, तो आपको याद रखना है, तो लॉर्ड वेलेजली से आपको क्या याद रखना है? किसे बंगाल का शेर कहा जाता है, तो वो थे लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो वो थे लॉर्ड वेलेजली। बसीन की संधि किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड वेलेजली के समय पर हुई थी। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड वेलेजली ने लगाया। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय पर हुआ? तो लॉर्ड वेलेजली के समय पर हुआ 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर? सर जॉर्ज वार्लो। सर जॉर्ज वार्लो, तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, सर जॉर्ज वार्लो के समय पर वेल्लोर विद्रोह हुआ 1806 में। ठीक है, तो ये लोअर पीसीएस में पूछा गया था, यूपी लोअर पीसीएस में, कौन सा? कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि वेल्लोर विद्रोह किसके समय पर हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह जो हुआ था सर जॉर्ज वार्लो के समय पर हुआ था। सर जॉर्ज वार्लो के समय पर हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि की थी किसके साथ? राजा रणजीत सिंह के साथ, जिसमें यह तय किया गया था कि सिंधु नदी के उत्तर का क्षेत्र, सिंधु नदी के उत्तर का क्षेत्र यानी सिंध वाले क्षेत्र पर तो रहेंगे राजा रणजीत सिंह, और उसके नीचे यानी उसके दक्षिण पर अंग्रेज शासन करेंगे। ठीक है, क्योंकि राजा रणजीत सिंह बहुत तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उसी को देखते हुए लॉर्ड मिंटो ने किसके साथ संधि की? राजा रणजीत सिंह के साथ संधि की, जिसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये संधि अमृतसर में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या डिसीजन लिया गया कि सिंधु नदी के ऊपर का क्षेत्र सतलज और सिंधु नदी के ऊपर का क्षेत्र जो होगा, आप मान सकते हैं सतलज नदी के उत्तर वाला क्षेत्र राजा रणजीत सिंह का और दक्षिण वाला क्षेत्र अंग्रेजों का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दोनों अलग हैं। ठीक है ना, दोनों को अलग करके पढ़ना आपको। जैसे कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर ही मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। कहां पर? मद्रास के 12 महल क्षेत्र में। ठीक है ना, तो पूछा जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू की गई? मद्रास में। और मद्रास के भी किस क्षेत्र में? तो 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी। किसने लागू की थी? तो मुनरो ने लागू की थी। और किसके समय पर लागू हुई थी? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर। ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर आपको 2-3 घटनाएं और याद रखनी है, जैसे संगोली की संधि, पिंडारियों का दमन और नेपाल के साथ युद्ध। किसके समय पर हुए थे? लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर हुए थे। कौन कौन से? संगोली की संधि, नेपाल के साथ युद्ध और पिंडारियों का दमन। ये 3 चीजें और याद रखनी है आपको। किससे संबंधित? लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। आपने देखा होगा यहां से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, जितने भी पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बने हैं, तो आपका काम रहेगा इनको याद करना। ठीक है, नोट करके एक जगह सिस्टमेटिकली तरीके से नोट करना और उन्हें रिवाइज करते रहना। वीडियो को 102 बार देखना ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो टेलीग्राम पे मैं नोट्स डाल दूंगा, तब तक आप अपने भी नोट्स बनाकर चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपका यहीं पर अच्छे से रिवीजन हो जाए। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के समय पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चूंकि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग, इसीलिए प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग बने। ठीक है, 1772 में द्वैत शासन का अंत किया वॉरेन हेस्टिंग ने। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसके प्रथम न्यायाधीश बने सर एलिजा एम्पे। उसके बाद नंद कुमार घोष पर न्यायिक हत्या का आरोप, मतलब न्यायिक कह सकते हैं इन पर
केस चला गया, झूठा मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी दे दी गई, जिसके कारण इसे न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। इसी के कारण किस पर महाभियोग चलाया गया, वॉरेन हेस्टिंग पर भी महाभियोग चलाया गया और इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अगले जो गवर्नर जनरल बने वो बने लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से आपको मुख्य रूप से चीजें याद रखनी है। सिविल सेवा के जन्मदाता, पुलिस सेवा के जन्मदाता, 1793 में स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता, 1789 में दास प्रथा पर प्रतिबंध, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर हुई और इनकी मृत्यु भारत में हुई। इनका समाधि स्थल यूपी के गाजीपुर में है। नेक्स्ट हम बात करें सर जॉन सोर की, तो खारदा का युद्ध मराठा और निजामों के बीच हुआ, किसके समय पर, सर जॉन सोर के समय पर। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड वेलेजली, तो इन्हें बंगाल का शेर कहा जाता है। प्रेस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया, सहायक संधि की शुरुआत की, ठीक है, वसीन की संधि इन्हीं के समय पर हुई और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, किसके समय पर, लॉर्ड वेलेजली के समय पर। उसके बाद हमने देखे सर जॉर्ज वार्लो, तो सर जॉर्ज वार्लो के समय पर वेल्लोर विद्रोह हुआ 1806 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो ने राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की, सबसे पहले मद्रास में, मद्रास के भी किस क्षेत्र में, बारामहल क्षेत्र में, ठीक है। तीनों चीज आपको याद रखनी है, पिंडारियों का दमन, संगोली की संधि, ठीक है, और नेपाल के साथ युद्ध, ठीक, ये चीजें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो और एग्जाम रिलेवेंट, छोटी और बहुत ज्यादा अच्छे कंटेंट की वीडियो है। आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, लगातार नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने बात की थी बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। उससे पहले हमने बात की थी बंगाल के गवर्नर, तो हम उसी सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने बंगाल के गवर्नर को देखा, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को देखा और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके बाद हमारी एक और टॉपिक बचता है जिसका नाम है भारत के वायसराय, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाता है, फिर हम आधुनिक भारत के जो शेष टॉपिक है उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से गवर्नर जनरल इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है सभी में से हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी का काम रहेगा एंड तक एक्सप्लेनेशन आराम से सुनते जाना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि बोर्ड पर लिखी नहीं है, लेकिन आपको यदि आप उन्हें अच्छे से सुनते हैं तो आपके एग्जाम में बड़ी हेल्प करेंगी, ठीक है। लेकिन जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है सभी किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, घुमा फिराकर कुछ नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम किन किन गवर्नर जनरल पर बात करने वाले हैं वो है सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद हम बात करेंगे चार्ल्स मेंटकॉफ, उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, उसके बाद लॉर्ड एलनबरो, फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग और लास्ट में बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसके बाद कौन आए, कैनिंग, ठीक। कैनिंग अंतिम भारत के गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय रहे, तो उन्हें हम वायसराय वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। आज हम इन गवर्नर जनरल्स पे बात करने वाले हैं जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। सबसे पहले देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर एक एक्ट आया 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इस 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर से रिपीट करता हूं, 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चूंकि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इसीलिए इन्हीं के समय पर यह अधिनियम आया और इन्हें ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दो क्वेश्चन बनेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट किसके समय आया, तो 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर आया। तो ये चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें, यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने एक व्यक्ति रहे राजा राम मोहन राय, इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। किस पर, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो पूछा जाएगा कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय पर लगाया गया, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया किसके सहयोगों से? तो वो थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के सहयोगों से किस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो वो थी सती प्रथा। सन पूछे तो 1829 से 1830, ठीक है ना, 1829 से 1830 का समय पर जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलकर। नेक्स्ट हम बात करें ठगी प्रथा। ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया। यदि सन पूछे तो सन था 1830। 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट हम बात करें 1835 का समय था जब कलकत्ता में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो पूछा जाएगा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई? तो वो था 1835। और किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट हम बात करें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया और इसमें सहयोग किसने किया? तो इसमें राजा राममोहन राय ने भी सहयोग किया था, क्योंकि राजा राममोहन राय का सहयोग किया था सती प्रथा का अंत करने में, इसीलिए राजा राममोहन राय ने भी सहयोग किया कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इसका कारण यह था कि यदि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनेगी तो जो भारतीय थे वो भी अंग्रेजी सीखेंगे। जब अंग्रेजी सीखेंगे तो उनके कार्यालयों में काम कर पाएंगे, हमें वहां से ज्यादा सैनिक या फिर ज्यादा लोग बुलाने नहीं पड़ेंगे ब्रिटेन से, ठीक है। इसीलिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, कम से कम चपरासी या क्लर्क लेवल तक काम कर सकें भारतीय यदि वो इंग्लिश सीख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इनके समय पर कोई भी बड़ा युद्ध देखने को नहीं मिलता है, कोई भी बड़ा क्या कोई भी छोटा युद्ध भी देखने को नहीं मिलता है। तो पूछा जाएगा किस गवर्नर जनरल के समय कोई भी युद्ध देखने को नहीं मिलता है? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद हम बात करें, इन्होंने नहरें, ठीक है ना, नहरें और सड़कें ऐसे सार्वजनिक कार्यों पर, ठीक है ना, ऐसे सार्वजनिक जो जगह होती है इन पर कार्य किया, यानी इन्होंने नहरें खुदवाई और सड़कें बनवाई, ठीक है। दो चीजें आपको याद रखनी है कि नहरें और सड़कें किसने बनवाई या फिर नहरें किसने खुदवाई? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ल्स मेंटकॉफ। चार्ल्स मेंटकॉफ से आपको याद रखना है कि चार्ल्स मेंटकॉफ ने जो प्रेस थी, ठीक है ना, प्रेस थी उस पर प्रतिबंध हटा दिया था, प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया था, यानी प्रेस आप अपना कार्य पहले की तरह शुरू कर दिया था। इसीलिए चार्ल्स मेंटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था, क्योंकि जो समाचार पत्र छापती थी प्रेस उन पर प्रतिबंध हटा दिया था, ठीक है। देखिए इनका क्या कारण था, देखिए समाचार पत्र उस समय पर क्यों इतने महत्वपूर्ण थे और क्यों गवर्नर जनरल या फिर वायसराय इन पर प्रतिबंध लगाते थे? इसका कारण यह था कि यदि कोई क्रांति होती है तो उस समय पर इतनी सुविधाएं नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे, ठीक है ना, तार की सुविधाएं नहीं थी, तो ये जो खबरें पहुंचती थी, ये जो सूचनाएं पहुंचती थी एक जनता से दूसरे लोगों तक, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर, वो समाचार पत्रों पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचती थी और उन्हें छापने का काम प्रेस करती थी। इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत से गवर्नर जनरलों ने प्रेस पर प्रतिबंध भी लगाया, उन पर रोक भी लगाई, ठीक है, यही कारण था। तो प्रेस से प्रतिबंध किसने हटाया? तो वो थे चार्ल्स मेंटकॉफ। इसीलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेंटकॉफ को कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की। देखिए शेरशाह सूरी के समय पर एक रोड बनवाई गई थी जिसे आज के समय पर दो भागों में पढ़ा जाता है, NH1 और NH2। NH1 और NH2। NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से हम कहते हैं GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। तो इसे GT रोड जो नाम दिया वो नाम दिया लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक है। तो आपको याद रखना शेरशाह सूरी के समय पर बनाई गई रोड को GT रोड जो नाम दिया वो दिया चार्ल्स ऑकलैंड ने या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो की आपको दो मुख्य रूप से विशेषता याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो इनके समय पर सिंध यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र का अंग्रेजों के अधीन हो गया, यानी अंग्रेजों ने इसे विलीन कर लिया अपने साम्राज्य में। दूसरा, इन्होंने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। यदि पूछे सन कौन सा था तो सन था 1843। 1843। तो दो चीजें आपको एलन बरो से याद रखनी है। कौन कौन सी? सिंध का विलय किया अपने साम्राज्य में। दूसरा, इन्होंने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1843 में। किसने? लॉर्ड एलन बरो ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय पर आपको दो चीजें मुख्य रूप से याद रखनी है। पहली कि इन्होंने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और दूसरा इनके समय पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया।
तो जो चीजें आपको याद रखनी है लॉर्ड हार्डिंग से संबंधित कि नरबली प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया, तो नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय पर लड़ा गया, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय पर लड़ा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय पर बहुत सी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, उन पर बात कर लेते हैं। जैसे कि इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है क्योंकि इनके समय पर देखिए तार की सुविधाएं, डाक की सुविधाएं, ठीक है ना, रेल की सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं शुरू हुई जो कि आधुनिक भारत की आज धमनी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1853 में रेल प्रारंभ की थी, 1853 में रेल का प्रारंभ किया था। दूसरी चीज संचार का विकास किया था, कहां से कहां तक, सबसे पहले आगरा से कलकत्ता के बीच, आगरा से कलकत्ता के बीच टेलीफोन लाइन आगरा से कलकत्ता के बीच बिछाई गई थी। उसके बाद 1854 में डाक टिकट शुरू किया, डाक सुविधा यानी डाक टिकट शुरू किया किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। किस किस कारण, 1853 में रेल का प्रारंभ किया, संचार का विकास किया आगरा से कलकत्ता के बीच सबसे पहले, 1854 में डाक टिकट प्रारंभ किया, इसके कारण। नेक्स्ट हम बात करें हड़प नीति। हड़प नीति की शुरुआत कब की गई, 1848 में हड़प नीति की शुरुआत की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और सबसे पहला राज्य जो था जो हड़पा गया वो था सतारा, 1848 में ही हड़पा गया, ठीक है ना। सबसे पहले कब्जा सतारा पे किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया भारत में। किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। कौन सा, चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच किस सन में आया, 1854 में आया, किस गवर्नर जनरल के समय पर आया, तो वो थे कौन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी के समय पर आया। नेक्स्ट आपको याद रखना है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय पर हुआ, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय पर देखने को मिलता है, लॉर्ड डलहौजी के समय पर देखने को मिलता है। और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और पंजाब अंतिम भारतीय राज्य था जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, ठीक है ना, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय पर हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी से आपको ये चीजें याद रखनी है मुख्य रूप से। तो ये थे हमारे कुछ गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारत के वायसरायों पर, ठीक है। उससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक से आपको याद रखना है 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर आया और उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद आपको याद रखना है इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1829-30 के समय पर। उसके बाद ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1830 के समय पर, ठीक है ना। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ठीक है। इनके समय पर कोई भी विद्रोह देखने को नहीं मिलता है। इन्होंने सड़कों और नहरों जैसे सार्वजनिक चीजों पर कार्य किया, ठीक है। उसके बाद हमने बात की चार्ल्स मेंटकॉफ का, तो इन्होंने प्रेस से प्रतिबंध हटाया, इसीलिए इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें लॉर्ड ऑकलैंड की, तो लॉर्ड ऑकलैंड जो थे, जो शेरशाह सूरी ने रोड बनवाई थी जिसे NH1 और NH2 संयुक्त रूप से आज जाना जाता है, उसे GT रोड नाम किसने दिया था, तो वो दिया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड एलनबरो, तो लॉर्ड एलनबरो के समय पर आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली तो ये कि सिंध का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, किसके समय, लॉर्ड एलनबरो के समय, और इन्होंने ही दास प्रथा से प्रतिबंध हटाया 1843 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय पर आपको दो चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय पर हुआ, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय पर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय पर। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इसका कारण यह है कि 1843 में 53 में रेल प्रारंभ की थी, 1854 में डाक टिकट प्रारंभ किया था, 1854 में ही चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। इन्होंने हड़प नीति शुरू की 1848 में और सबसे पहला राज्य जो इसके अंडर में आया वो था सतारा,
ठीक है ना। संचार का विकास भी किया, यानी संचार की सुविधा भी शुरू की आगरा से कलकत्ता सबसे पहले। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारी किससे संबंधित, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित। एक और चीज आपको याद रखनी है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय पर लड़ा गया और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और ये अंतिम भारत का राज्य था जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला। अब पूरे भारत पर कब्जा हो चुका था अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। देखिए, हम गवर्नर जनरल वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने किन किन टॉपिक्स पर बात कर ली थी, जैसे कि सबसे पहले हमने ओवरव्यू लिया था, उसके बाद हमने बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ा था, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था, और आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे पूरे भारत के वायसरायों के ऊपर। ठीक है ना, तो हमारी ये वाला सेशन खत्म होता है आज की इस वीडियो के बाद। तो आप सभी का काम है इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो आपकी पहली वाली वीडियोस रह रही हैं इसके अंतर्गत जो हमारे 4 पार्ट थे, तो आप उन्हें कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा गवर्नर जनरल और वायसरायों को लेकर बहुत ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका काम है इन्हें बड़े अच्छे से कवर करना। आपको कंटेंट एक जगह मिल रहा है बड़े अच्छे से, ठीक है ना, सिस्टमेटिकली तरीके से, तो आप बिल्कुल उसे अपने वे में कवर करते हुए चले। वीडियो को एंड तक सुने, ताकि जो बोर्ड पर लिखा है वो तो सब एग्जाम में पूछा ही गया है किसी न किसी तरीके से, लेकिन यदि आप पूरा एक्सप्लेनेशन सुनते हो तो आपके और ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, जल्दी ही एमसीक्यू भी करेंगे इनके ऊपर, तो आपका काम है इन्हें अच्छे से सुनते रहना, ताकि जब एमसीक्यू करें तो आप बड़े आसानी से उन एमसीक्यू को लगा सकें। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं भारत के वायसराय। ठीक है, देखिए सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का। किसका? लॉर्ड कैनिंग का सबसे पहले नाम आता है। 1858 के अधिनियम, 1857 में जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उसके बाद जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और ब्रिटिश क्राउन ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कहा गया 1858 का अधिनियम। इस 1858 के अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि पहले भारत का जो गवर्नर जनरल होता था वो अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी उसे रिपोर्ट करता था, लेकिन जब भारत का वायसराय कहा जाने लगा तो एक तरीके से सरकारी प्रतिनिधि होने लगा और सीधा सीधा ये ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करने लगा। सीधा किसको? ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करने लगा। किसकी सहायता से? भारत सचिव की सहायता से। आपने सुना होगा मार्ले मिंटो अधिनियम, तो मार्ले कौन थे? भारतीय सचिव थे। मिंटो कौन थे? वायसराय थे। तो ये दोनों मिलकर किसे रिपोर्ट करते थे? तो ये दोनों मिलकर ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करते थे। ठीक है, तो 1858 के अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, चूंकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इन्हीं की समय पर 1858 का अधिनियम आया, इसीलिए यह पहले कौन बने? वायसराय बने। तो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के अधिनियम के द्वारा। बात करें सबसे पहला पॉइंट, तो आपको याद रखना है इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत जो विधवाएं होती थी, पहली बात तो वो सती नहीं होंगी और वो पुनर्विवाह कर सकेंगी, पुनर्विवाह कर सकेंगे या दूसरा विवाह कर सकेंगी। तो पूछा जाएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने आईपीसी की स्थापना की, जिसे इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा आईपीसी की स्थापना किस वायसराय के समय की गई? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़प नीति की, इन्होंने खत्म कर दिया। हड़प नीति किसके समय शुरू हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय पर शुरू हुई, और सबसे पहला राज्य जो कि हड़पा गया वो था सतारा। ठीक है ना, सतारा, संबलपुर और भी ऐसे अवध, ठीक है ना, सभी ये कुशासन के आधार पर हड़पे गए और सबसे पहला था सतारा। तो उस लॉर्ड डलहौजी की नीति को किसने खत्म किया? लॉर्ड कैनिंग ने खत्म किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनके समय पर इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया, जिसके अंतर्गत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो पूछा जाएगा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसके समय पर पारित हुआ? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय पर पारित हुआ, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? तो इसके अंतर्गत बंबई, कलकत्ता व मद्रास में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले वायसराय हमारे पास लॉर्ड मेयो। कौन है? लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड मेयो से आपको पहली चीज याद रखनी है कि 1872 की प्रथम जनगणना की गई किसके समय पर? लॉर्ड मेयो के समय पर। प्रथम जनगणना, नियमित जनगणना 1881 में की गई थी, आपको याद रखना है। लेकिन ये कौन सी है? ये प्रथम जनगणना है, जो कि नियमित जनगणना नहीं थी। 1872 की प्रथम जनगणना किसके समय पर की गई? लॉर्ड मेयो के समय पर की गई। इनके समय पर कृषि विभाग की स्थापना की गई। किसकी? कृषि विभाग की स्थापना की गई। जब प्रथम जनगणना की गई थी उसी वर्ष कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। किस सन में? 1872 में कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है इनकी मृत्यु कहां पर हुई? तो इनकी मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हुई। किसकी? लॉर्ड मेयो की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? देखिए, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया, जिसके अंतर्गत यदि कोई भी अखबार या पत्रिका ऐसा आर्टिकल निकालती है जिससे कि क्रांतिकारी गतिविधियां पैदा हो, उस प्रेस को बंद कर दिया जाएगा, उस अखबार को बंद कर दिया जाएगा, उस पत्रिका को बंद कर दिया जाएगा, साथ ही साथ उनसे जुर्माना और हर्जा जाएगा। ठीक है, तो यह था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्योंकि उस समय पर क्या होता था, देखिए टेलीफोन वगैरह थे नहीं, तो पत्रिकाओं और अखबारों के माध्यम से सूचनाएं पहुंचती थी और क्रांतिकारी गतिविधियां पैदा होती थी। उनके लिए क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी, लेकिन हमारे लिए अच्छी चीजें थी। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधियां पैदा ना हो, इसीलिए लॉर्ड लिटन ने कहा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है, जिसके तहत यदि आप कोई ऐसा आर्टिकल निकालते हैं जिससे कि हमें लगता है इससे क्रांतिकारी गतिविधियां पैदा हो सकती हैं, तो उस पत्रिका, उस अखबार को बंद करके आपसे हर्जाना लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय शस्त्र कानून लागू किया गया। इसके अंतर्गत यदि कोई भारतीय हथियार रखेगा तो ये कैसा होगा? ये कानून का उल्लंघन होगा। ठीक है ना, और जुर्माना भी लिया जाएगा। तो भारतीय शस्त्र कानून किसके समय पर आया? तो लॉर्ड लिटन के समय पर आया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है हमारे पास थर्ड पॉइंट, सिविल सेवा में इन्होंने आयु घटा दी। सिविल सेवा में आयु घटाकर 21 से 19 कर दी गई। तो पूछा जाएगा सिविल सेवा की आयु 21 से घटाकर 19 किसने की? तो वो थे लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है हमारे पास लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को इतिहास में भारत का उदारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का उदारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया, सबसे पहली बात थी। ठीक है, चूंकि अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म हो गया, अब पत्रिकाओं में कैसे भी आर्टिकल छाप सकते हैं। इसके द्वारा भारतीयों ने अपनी आवाजें दूसरे राज्यों में पहुंचानी शुरू कर दी थी। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा गया भारत का उदारक। नेक्स्ट आपको याद रखना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पर खत्म किया गया? लॉर्ड रिपन के समय पर खत्म किया गया। इन्हें स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा किसे स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1881 में नियमित जनगणना की गई। तो पूछा जाएगा प्रथम जनगणना कब की गई? 1872 में। किसके समय पर? लॉर्ड मेयो के समय पर। प्रथम नियमित जनगणना कब की गई? 1881 में। किसके समय पर? तो वो थे लॉर्ड रिपन के समय पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनके समय पर प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। तो यहां से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो समझिए। किसे भारत का उदारक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने खत्म किया? लॉर्ड रिपन ने। स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। प्रथम नियमित जनगणना कब की गई? 1881 में की गई। किसके समय पर की गई? तो लॉर्ड रिपन के समय पर की गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन। देखिए, लॉर्ड डफरिन जो थे, इनके समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। ठीक है, किसने की? एओ ह्यूम ने की। किसने? एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की, कांग्रेस की। कौन थे एओ ह्यूम? ये एक आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए व्यक्ति थे और कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय पर की गई? तो आपको याद रखना है लॉर्ड डफरिन के समय पर की गई, 1885 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय पर बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में देखने को मिलता है। आपको एक बात इनसे याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के समय पर मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी।
ठीक है ना, मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले कौन थे? मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। ये दोनों मिलकर ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करते थे। ठीक है ना, तो पूछा जाएगा पृथक निर्वाचन की बात मुस्लिमों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो वो था मार्ले मिंटो अधिनियम। किसके समय पर आया? लॉर्ड मिंटो के समय पर आया। कब आया? तो 1909 में आया। कब आया? 1909 में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय पर की गई? तो लॉर्ड मिंटो के समय पर की गई। ठीक है ना, मुस्लिम लीग क्या था? जब बंगाल विभाजन किया, दो भागों में बटा, एक तरफ हिंदू अल्पसंख्यक हुए, एक तरफ मुस्लिम अल्पसंख्यक हुए। जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हुए उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई लॉर्ड मिंटो के समय पर। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस में फूट डली, जिसे कहा जाता है कांग्रेस का सूरत विभाजन, जिसमें गरम दल और नरम दल में बट गया था कांग्रेस। तो आपको यहां से तीन चीजें याद रखनी है। पहला, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय पर हुई? लॉर्ड मिंटो के समय पर हुई। दूसरा आपको याद रखना है 1907 में कांग्रेस विभाजन किसके समय पर हुआ? लॉर्ड मिंटो के समय पर हुआ। और 1919 में पृथक निर्वाचन किसके समय पर आया? तो वो थे लॉर्ड मिंटो। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने एक तो बंगाल विभाजन रद्द किया 1911 में। दूसरा, 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, तो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से क्या क्या चीज याद रखनी है? बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। किसके समय पर? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पर। 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई और 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई। 1916 में हार्डिंग द्वितीय के समय पर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड की बात करें तो चेम्सफोर्ड के समय पर होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। किस किसने? तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ठीक है ना, मद्रास वाला क्षेत्र किसका था? एनी बेसेंट का था। और ऊपर की बात करें, जो गुजरात वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, वो किसका था? वो तिलक का था। ठीक है ना, इनके समय पर 1919 का रोलेट एक्ट आया था। कौन सा? 1919 का रोलेट एक्ट आया था, जिसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता था, या फिर काला कानून कहा जाता था। ठीक है ना, तो होम रूल लीग 1916 किसके समय? चेम्सफोर्ड के समय। 1919 का रोलेट एक्ट किसके समय? चेम्सफोर्ड के समय। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन किसके समय पर शुरू हुआ? चेम्सफोर्ड के समय पर शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 1920 का असहयोग आंदोलन किसके समय पर शुरू हुआ? तो ये भी हमारा चेम्सफोर्ड के समय पर शुरू हुआ। तो चेम्सफोर्ड से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहला, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। 1919 का रोलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के समय पर आया। 1919 में खिलाफत आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय पर शुरू हुआ और 1920 का असहयोग आंदोलन भी चेम्सफोर्ड के समय पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय पर कौन कौन सी आपको घटनाएं देखने को मिलती है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया और 1928 में भारत आया। तो पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन किसके समय भारत आया? तो लॉर्ड इरविन के समय पर आया। 1928 की नेहरू रिपोर्ट भी लॉर्ड इरविन के समय पर आई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में भी किस किस के बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच हुआ था, सन 1931। नेक्स्ट हम बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में। ठीक है ना, किसके समय पर हुए? लॉर्ड इरविन के समय पर हुए। तो लॉर्ड इरविन से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। किससे? लॉर्ड इरविन से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो के समय पर आपको याद रखना है सबसे पहला अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना, 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। लिनलिथिगो के समय पर अगस्त प्रस्ताव 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के समय पर आपको तीन घटना याद रखनी है। एक तो 1940 का नौसैनिक विद्रोह, 1940 का नौसैनिक या नौसेना विद्रोह पहला।
दूसरा आपको याद रखना, संविधान सभा का गठन किया गया था किसके समय पर? लॉर्ड वेवेल के समय पर। और कैबिनेट मिशन भारत आया था किसके समय पर? लॉर्ड वेवेल के समय पर। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें याद रखनी है लॉर्ड वेवेल से? सबसे पहला आपको याद रखना नौसैनिक विद्रोह 1946, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन लॉर्ड वेवेल के समय पर। ठीक है, तो ये था आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिला होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप ऐसे ही करिए, नोट्स बनाते हुए चलें, वीडियो को कम से कम 2 बार अच्छे से सुने। एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम में हिट करेंगे आपको चीजें जब एग्जाम में आप बैठे होंगे, और आपका समय बचता है इन चीजों से। आप उन चीजों पर फोकस करें जो आपको कम टाइम में ज्यादा कंटेंट मिल सके। ठीक है, टाइम बर्बाद ना करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए आज का हम रिवीजन करते हैं, हमने क्या पढ़ा एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहां पर रोकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लॉर्ड कैनिंग को पढ़ा। 1858 का अधिनियम आया जिसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इसीलिए वही भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके समय पर हाई कोर्ट एक्ट आया था जिसके अंतर्गत बंबई, मद्रास और कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, इन्होंने हड़प नीति को खत्म किया गया था जो कि डलहौजी के समय पर शुरू की गई थी। आईपीसी इंडियन पीनल कोड की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। यदि बात करें लॉर्ड मेयो के समय पर, तो 1872 की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय पर हुई थी। इनकी पोर्ट ब्लेयर में मृत्यु हुई थी और इनके समय पर ही 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड लिटन के समय पर, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के समय पर। सबसे पहली चीज जिसने प्रेसों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है ना, भारतीय शस्त्र कानून आया था जिसमें भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते थे, जो कि कानून का अपराध होता। इन्होंने सिविल सेवा में आयु 21 से घटाकर 19 कर दी थी लॉर्ड लिटन ने। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन से संबंधित। किससे? लॉर्ड रिपन से संबंधित। ठीक है ना, लॉर्ड रिपन को इतिहास में भारत का उद्धारक कहा जाता है। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध खत्म कर दिया। ठीक है ना, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इनके समय पर प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी और इन्हीं के समय पर प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के समय पर। लॉर्ड डफरिन के समय पर एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन पे। लॉर्ड कर्जन के समय पर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो के समय पर। तो लॉर्ड मिंटो के समय पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया। नेक्स्ट हम बात करें 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम आया जिसके अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की, तो इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया तथा इनके समय पर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। ठीक है, इनके समय पर 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें चेम्सफोर्ड, तो चेम्सफोर्ड के समय पर होम रूल लीग आंदोलन 1916 आया। पहली चीज 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 का रोलेक्ट एक्ट, ठीक है ना, 1919 का खिलाफत आंदोलन और 1920 का असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट हम बात करें लॉर्ड इरविन की, तो साइमन कमीशन 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है, और गांधी इरविन समझौता 1931 और गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32। तो इसका मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके समय पर हुआ? लॉर्ड इरविन के समय पर। ठीक है, चलिए लॉर्ड लिथिगो की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें जिसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि सभी बड़े नेता पहले दिन पकड़ लिए गए थे, आम जनता के द्वारा ये शुरू चलता रहा, इसलिए स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड वेवेल, तो लॉर्ड वेवेल के समय पर 1940 का नौसैनिक विद्रोह, कैबिनेट मिशन भारत आया और संविधान सभा का गठन किया गया। ये चीजें आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम के लिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, अपने आप नोट्स बनाइए जितने हो सके, और मैं कहता हूं फोकस उन चीजों पे कीजिए जहां आपका कम टाइम बर्बाद हो और कंटेंट आपको अच्छा, सटीक और ज्यादा मिले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहला लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू, और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट कर सकें।